Hello, viewers, welcome. Today we are going to read the chapter 7 Freedom Movement in India, written by Sudhir Chandra. So, let's get started. अंग्रेज भारत में पहले व्यापारी के रूप में आए थे, पर गुजरते समय के साथ ही उनकी राजनीतिक इच्छाएं विकसित हुई। उन्हें लगा कि वो यहाँ पे राज कर सकते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में उन्होंने लड़ाइयाँ तथा कूटनीति के सहारे, वॉर और डिप्लोमेसी के सहारे भारत में अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया और ये काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। यह एक लंबा तथा अनवरत प्रयास था, बहुत ही लंबा समय लगा इसमें। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल को तथा बाद में पंजाब को भी उन्होंने हथियाने में सफलता पा ली। जब अंग्रेज भारत में अपने राज्य को बनाने में लगे थे तो कुछ बिखरे तथा छितरे हुए प्रयास हो रहे थे भारतीयों के द्वारा, और उनकी अथॉरिटी को एक चैलेंज दे रहे थे, अंग्रेजों की अथॉरिटी को। उनका अंतिम बिंदु 1857 था। ये जो क्लाइमेक्स था 1857 में हुआ, मतलब बहुत ही जिसमें जोरदार प्रतिरोध हुआ, जबकि भारत के विभिन्न वर्ग के लोगों ने एकत्रित होकर प्रयास किया, जो कि ज़्यादातर उत्तरी भाग और मध्य भाग के जो लोग थे, ताकि वे अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंके, उन्हें एक चैलेंज दें। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति को। यह भारतीय पारंपरिक जमींदारों का अपनी खोई हुई शक्ति को एक बार फिर से पाने का एक प्रयास भी था। उन्होंने भी इसमें भाग लिया, जिसे 1858 तक पूर्ण रूप से कुचल दिया गया। इस क्रांति को 1858 तक अंग्रेजों ने पूरी तरह से कुचल दिया और समाप्त कर दिया। यह भारत के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था 1857 की जो रिबेलियन थी, जिसमें एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। यह अवसर और यह जो काल था एक राष्ट्रीय जागृति की शुरुआत का काल था। लोगों को अपने संस्कृति का एहसास हुआ, अपनी ताकत का एहसास हुआ, जिसका भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक प्रतिफल था। और इसी की वजह से ही आगे जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, ये इसी के परिणाम थे। यह अनेक कारणों से भी हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने हमेशा से शोषण का रास्ता चुना। उन्होंने भारतीयों का शोषण किया। इस प्रकार भारतीयों ने यह जानना शुरू कर दिया कि भारतीयों एवं विदेशियों के हित में बहुत ज़्यादा अंतर है, एकदम मूलभूत अंतर है, और वे कैसे हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कैसे हमारे सोने की चिड़िया को, हमारे देश जो सोने की चिड़िया थी उसको कैद करके रखे हैं और उसे कंगाल बना रहे हैं। ये धीरे धीरे भारतीयों को पता चलने लगा। उन्होंने देखा कि इस राज्य में विदेशियों के हित के लिए, उनके लाभ के लिए भारत की हानि हो रही है। भारत से जो संपत्ति है वहाँ जा रही है, ब्रिटेन जा रही है। पर ये एक आयोनी ही है, ये विरोधाभास ही था कि इस बीच अंग्रेज ये कहते रहे, भारतीयों को बेवकूफ़ बनाते रहे कि हम जो भी कर रहे हैं आपके लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। वो कहते रहे कि भारत को हम उस समय छोड़ देंगे जब भारतवासी अपने शासन करने के लिए खुद से योग्य हो जाएंगे। अभी आप उतने एजुकेटेड नहीं हैं, उतने अच्छे से शासन नहीं कर सकते। इस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था लंबे समय से। राष्ट्रीय जागृति जो कि 1857 से प्रारंभ हुई, उसमें राजनीतिक जागृति भी पैदा हुई। अब इसमें क्या हुआ कि लोगों की जो राजनीतिक समझ है ये भी पैदा हुई। इसने भारतीयों में राजनीतिक इच्छाओं को जगा दिया और उन्होंने विचार किया कि विदेशियों से कुछ रियायतें लेने के लिए एक संगठन का होना ज़रूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। लेकिन ये एक सरल काम नहीं था। अपने ही देश में एक संगठन बनाना कोई सरल काम नहीं था। प्रारंभ में राजनीतिक संगठन बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास और पूना में बनाए गए, पर इनके जो नीतियाँ थी और इनके जो काम थे वो बहुत हद तक रीजनल ही रहे, क्षेत्रीय ही रहे, और ये ज़्यादा व्यापक नहीं फैले। हालांकि कुछ ऐसे भी समय आया जबकि उन्होंने अखिल भारतीय होकर काम किया, पूरा पैन इंडिया काम किया, जैसे कि नागरिक सेवा आंदोलन के समय, इस तरह से। लेकिन फिर भी इनका जो क्षेत्र था सीमित क्षेत्र तक सीमित था। यह सपना कि राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए, ये पूरा हुआ 1858 में पूरा हुआ, जब सर ए.ओ. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, यह है ए.ओ. ह्यूम, स्क्रीन में देखिए आप, इनके प्रयासों की वजह से हुआ कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई और इसका पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में।
और इसकी अध्यक्षता की व्योमकेश बनर्जी ने। आप देखिए स्क्रीन में, WC बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनकी अध्यक्षता में ये सेशन हुआ। अब हालांकि इसमें कुछ 85 प्रतिनिधि नहीं भाग लिया, सब लोग ने भाग नहीं लिया, पर ये एक ऐसा समय था जब अखिल भारतीय संगठन की नींव पड़ गई थी, एक बेसिस पड़ गया था, जिसमें इस संगठन बहुत ही शक्तिशाली होने लगा। समय गुजरते समय के साथ ये लगातार संगठन शक्तिशाली होता गया और एक ऐसा मंच तैयार हो गया, एक ऐसा स्टेज प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जिसमें देश की भलाई के लिए काम किया जा सकता था। स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए एक स्थान पे एकत्रित होने का संगठन बन गया था। कांग्रेस के शुरुआती समय में स्वतंत्रता का कोई उद्देश्य दूर दूर तक नहीं था। मतलब ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कांग्रेस शुरुआत में आज़ादी नहीं चाहती थी। यह कांग्रेस का उदार समय था। ये जो पीरियड था 1858 से लेके 1905 का पीरियड था। इसमें जो नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। और दूसरे इसमें बड़े नेता थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इसके प्रमुख थे नेता। ये मॉडरेट फेस के नेता थे। और इस काल में क्या था कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया जा रहा था कि कैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होने चाहिए। इस तरह से मांग रखे जा रहे थे, छोटे छोटे मांग। अब हालांकि इन सुधारों से भारतीयों को स्वशासन सीखने का अच्छा मौका मिला और उन्होंने कहा कि ये एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड है। वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ के चल देंगे तो हम किस तरह से इसको प्रशासन को चलाएंगे। अब वे कब भारत छोड़ेंगे ये निश्चित नहीं था। कोई नहीं जानता था कि अंग्रेज कब भारत को छोड़ के जाएंगे। हालांकि वो कहते थे कि छोड़ के जाएंगे, पर अब वे अंग्रेज़ों के सामने अपनी तकलीफ़ों को रख सकते थे, अपने ग्रीवेंसेस को रख सकते थे। और यह काम, एक तरफ तो अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता था, लेटर लिखते थे, लेटर के ज़रिए बताते थे कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करिए। पर दूसरी तरफ ब्रिटिश लोकमत को भी प्रचार के द्वारा भारत के पक्ष में प्रभावित करने का था। मतलब ये जो एक तरह से कड़ी का काम कर रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसे तड़ी चालक भी कहा जाता था और एक तरह से कड़ी का काम कर रहा था और ये इसकी ज़रूरत अंग्रेज़ों को भी थी। कांग्रेस ने अपने उदार काल में जो सुधार चाहे वे दो मुख्य बातों के इर्द गिर्द घूमते थे। एक तो प्रतिनिधि सरकार तथा भारतीय शासन का भारतीकरण। मतलब कि वो चाहते थे कि जो सरकार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग उसमें शामिल हों और जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी भारतीय लोग शामिल हों। तो यह तर्क रखा गया कि अंग्रेज चाहे जैसे भी हों, जैसे भी उनकी मंशा हो, जैसे भी उनकी जो सोच हो, लेकिन है तो वो विदेशी ही, तो उनकी भारतीयों की भावनाओं को, फीलिंग्स को और उनके जो तौर तरीक़ों को वो अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। ये जो काम है सिर्फ एक भारतीय अधिकारी कर सकता है, एक भारतीय ऑफिसर ही कर सकता है, जो भारतीयों को समझ सकता है और उनकी समस्याओं को हल कर सकता है। अपने पहले अधिवेशन में कांग्रेस ने यह मांग कर दी कि भारतीयों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो राज्यों की सभाओं में और केंद्रीय सभाओं में अपने प्रतिनिधि भेज सके। तो इस तरह से शासन में धीरे धीरे भारतीय जाने लगे। अब निस्संदेह भारत में प्रारंभ में कांग्रेस का थोड़ा प्रतिनिधित्व चाहती थी, पर समय के साथ उन्होंने मांग की कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग हों शासन प्रशासन में। राजनीतिक कार्यों की धीमी गति से असंतोष बढ़ रहा था। जो भी काम हो रहे थे, अच्छे काम हो रहे थे, प्रशासन में सुधार हो रहे थे, बहुत ही धीमी गति से हो रहे थे, एकदम कछुए की चाल से हो रहे थे। तो कुछ नए नए नेता उभरे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता उभर कर आए इस परिदृश्य में, जिन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व से बस कुछ हासिल नहीं होगा और इससे कुछ और अधिक पाने की ज़रूरत है, जिससे पूरे भारत में राजनीतिक कॉन्शसनेस पैदा हो, एक अवेयरनेस आए, जागृति पैदा हो। ऐसा विचार था कि कुछ अंग्रेज पढ़े लिखे लोग ही सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। जो संगठन था, कांग्रेस का संगठन था, ज़्यादा पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़े लोगों का एक समूह था, सिर्फ वही सब कुछ नहीं कर सकते। असली जागृति तब आएगी, असली क्रांति तब आएगी जब एक भारतीय अवेयर होगा, अपने अधिकारों के बारे में जानेगा।
देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसमें साधारण स्त्री और पुरुष हों, उन सबको अपने अधिकारों के मांग के लिए खड़ा होना होगा। हर आम आदमी को अपनी मांग को रखना पड़ेगा। भारत की आवश्यकता है कि स्वयं पर वो विश्वास करे और अपने लीडर्स पे भी विश्वास करे, ऐसा वो कहते थे। तिलक ने लोगों में जाकर उन्हें इंस्पायर किया, उन्हें द्वेलित किया और देशभक्ति के स्वर में कहा। वो जब बोलते थे तो खुद ही देशभक्ति से ओत-प्रोत भाषण देते थे और लोगों में देशभक्ति की भावना भर देते थे। अब वो जानते थे कि स्वतंत्रता इस पीढ़ी में नहीं मिल सकती, ये अभी दिल्ली दूर है, तो लेकिन इसका कारण ये नहीं हो सकता कि हम जो प्रेज़ेंट में, वर्तमान में कुछ भी ना करें, हमको प्रेज़ेंट में भी बहुत कुछ करना होगा। अतः उन्होंने लोगों से और अपने शासकों से कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक इस राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में अकेले ही व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस बात को आम लोगों तक पहुंचाया। उनके अलावा और कुछ नेता थे, जैसे कि अरविंद घोष ने भी शांतिपूर्ण मुकाबला करने के लिए, अभी ये तिलक जी का फोटो दिखा देती हूँ मैं, ये है बीच में बाल गंगाधर तिलक। तो इसके अलावा जो और नेता थे, अरविंद घोष थे, जो शांतिपूर्ण मुकाबला करने के पक्ष में थे। ऐसा ही कुछ लोगों थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अब ये भारत केवल एक देश ही नहीं रह गया था। अब क्या हुआ, इन सभी नेताओं ने देशभक्ति की भावना जगाई। देशभक्ति ने अब एक धर्म का रूप ले लिया था और सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनाया जाने लगा। भारत केवल एक देश नहीं रह गया था, बल्कि वह भारत माता बन गया। वंदे मातरम ने एक राष्ट्रीय मंच का रूप ले लिया था। राष्ट्रीयता के संवाद को प्रचारित करने एवं संगठन को मजबूत करने के लिए तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सवों का प्रारंभ किया, ये सबको मनाना शुरू किया। तो तिलक और जैसे नेता ने कहा कि हम अपनी तब तक आज़ादी नहीं पा सकते जब तक हम अपने देश को के प्रति गौरवान्वित हों, देश की संस्कृति से जुड़ें, अपने ऊपर गर्व करें, अपने आप को हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो। इस तरह से ऐसे विचारों के लोग, जिन्हें गरम दल वाला कहा जाता था या अतिवादी कहा जाता था, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के रवैये से संतुष्ट नहीं थे। तो जो पहले इन लोग का आधिपत्य था, इन लोग का जो चलती थी जैसे कि मॉडरेट फेज का, तो इन लोगों का जो रवैया था ये अतिवादी लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पसंद नहीं आता था। अरविंद घोष सरीखे जो नेता थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में थे, वो चाहते थे कि चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे रिवॉल्यूशनरी मेजर्स हो, आतंकवादी तरीका हो, लेकिन किसी भी हाल से आज़ादी मिलनी चाहिए भारत को, ये चाहते थे अरविंद घोष, जो बंगाल के नेता थे। अब ताकि अंग्रेज का जो शासन है हमेशा हमेशा के लिए अंत हो सके। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस में रहते थे और कांग्रेस में रह के ही उदारवादियों को चुनौती देते थे। गरम दल वालों को एक मौका मिला जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया, डिवाइड कर दिया, बंगाल को बांट दिया 2 भागों में। इसमें बंगाल के कुछ पूर्वी जिलों को मिलाकर पूर्वी बंगाल का नाम का एक सूबा बनाया गया। पूर्वी बंगाल में अधिकतर मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, ज़्यादा मात्रा में मुसलमान थे। यह इसलिए किया गया कि बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमानों को अलग कर दिया जाए ताकि राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए। अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही ज़ोर शोर से आगे बढ़ जाएगा। ऐसा अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ों की तो नीति ही थी कि फूट डालो और शासन करो। राजनीति दृष्टि से बंगाल का एक बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव राज्य था, प्रगतिशील राज्य था। यदि वह कमज़ोर पड़ जाएगा तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफ़ेक्ट है भारत के दूसरे भागों में भी पड़ेगा। इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, देश भर में विरोध की भावना उभरी और देश के लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, डिवीज़न हो। देश में राष्ट्रीय राजनीति की आग प्रज्वलित हो गई थी। जन भावनाओं की आग अब भड़कने लगी, तो उदारवादियों को, नरम दल वालों को रोकना कठिन हो गया था। अब ज़्यादातर क्या हुआ कि उदारवादियों के बजाय नरम दल का आधिपत्य होने लगा कांग्रेस में और उनकी बातें मानी जाने लगी। बंगाल के विभाजन के समय कांग्रेस
का बनारस में अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस ने 3 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें यह माना गया कि कांग्रेस संवैधानिक आंदोलन की अपेक्षा असहयोग आंदोलन का मार्ग अपना रही है। यह 3 प्रस्ताव थे, स्वदेशी, बायकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में थे। मतलब अब गरम दल का जो प्रभाव था नरम पथियों पर भी पड़ रहा था, और उन्होंने स्वदेशी अपनाने के ऊपर जोर दिया, बायकॉट करने का, विदेशी सामान का बायकॉट करने पे जोर दिया। और जो भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयकरण हो, ये चाह रहे थे वो। कुछ समय तक इन प्रस्तावों के बाद भी कुछ ना हो सका, कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई, कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, और कोई भारतीयों के कंडीशन में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। इस प्रकार से उदारवादियों ने 1907 में गरम दल के लोगों को कांग्रेस से बाहर कर दिया। तो हमेशा जो उदारवादी और नरम दल के बीच में, एक नरम दल और गरम दल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता था। जब तक कि वे गरम दल वाले कुछ कर पाते, कुछ प्लान बना पाते, तो जो ब्रिटिश सरकार ने इन अतिवादियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए, इनको तंग करना शुरू कर दिया, दमन करना शुरू कर दिया। बाल गंगाधर तिलक जी को 1908 से लेके 1914 तक 6 सालों के लिए जेल की सज़ा हो गई। अरविंद घोष जो एक महान क्रांतिकारी थे, तो उनको उपद्रव के फैलाने के जुर्म में मुकदमा चलाया गया उनके प्रति। और लाला लाजपत राय, वो भी इसी ग्रुप को बिलोंग करते थे। उन्हें इतना तंग किया गया, इतना परेशान किया गया कि 1907 में उन्होंने फैसला किया कि वो इस देश को वो छोड़ के चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो इस तरह से जो उग्रवादी जो नेता थे, जो अतिवादी नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट, वो तितर बितर हो गए और उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे ये अंग्रेज। इसी दमन के साथ साथ अंग्रेजों ने सुधारों की नीति को भी अपनाया। यह उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की जो डिवाइड एंड रूल की जो उनके सिद्धांत थे, इसके तहत किया, और इस नीति के अंतर्गत किया। मिर्लो मांटो सुधार आया फिर 1909 में। इसके द्वारा अंग्रेजों ने उदारवादियों को कुछ समय के लिए अपनी ओर कर लिया। और अंग्रेज क्या करते थे, उदारवादी से बहुत ही फुसला के बात करते थे। और जबकि दूसरी ओर वो उसी समय क्या कर रहे थे कि अतिवादियों का, उग्रवादियों का, क्रांतिकारियों को दमन कर रहे थे, उनको तंग कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे। उसी नीति के अनुसार उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्ट्रोड बनाने की व्यवस्था कर दी, ताकि हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा सके। इसके द्वारा उन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों के बीच जो डिफरेंसेस थी, जो पहले से मतभेद चले आ रहे थे, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया और अधिक प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया, जो राज के अंतिम समय तक बरकरार रहा। तो ये था, वो अंतिम तक करते रहे और अंत में उन्होंने क्या किया, भारत का विभाजन ही कर दिया। इसी बीच जबकि बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में ढाका में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में, ये इम्पोर्टेंट डेट है, ढाका में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो केवल मुसलमानों की राजनीति करने के लिए थी। और अधिकारियों से जो इंस्पिरेशन पाकर मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल, एक जो रिप्रेजेंटेटिव मंडल था, वायसराय मिंटो से मिलने गया और देश में मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की कि उनके लिए अलग से एक रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से इलेक्ट्रेट होना चाहिए। मिंटो मार्ले सुधार के बाद के समय में देश में शांति रही, कुछ समय तक तो शांति रही। तभी उस समय क्या हुआ कि विश्व युद्ध छिड़ गया, पहला विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक चला। अब भारत में ऐसी उत्तेजना फैल गई, पूरा उथल पुथल फैल गया भारत में इस युद्ध के दौरान। अंग्रेज़ों ने भारत से सहायता की मांग की कि वो अंग्रेज़ लड़ रहे थे, तो बोले कि अब आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कहना था कि प्रजातंत्र की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस युद्ध को वो लड़ रहे थे। तो भारतीयों का जो मत था, इनका जो विचार था कि अगर आप प्रजातंत्र के लिए भारत को भी कुछ सुविधा देनी पड़ेगी, आपको अगर आप भारतीयों से हेल्प लेंगे तो आपको भारतीयों को भी कुछ छूट और कोई सुविधा देनी पड़ेगी। तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये है मिसेस एनी बेसेंट। और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, स्वराज की, स्वयं के राज्य की स्थापना की थी।
और जो भारत के लिए स्वशासन की मांग कर रहे थे कि भारत में खुद का स्वशासन होना चाहिए, अंग्रेज़ों को भारत को छोड़ देना चाहिए। एकता की आवश्यकता के लिए कांग्रेस ने उग्रवादियों को इस मौके पर सम्मिलित करने का योजना बनाया। इस समय क्या था कि कांग्रेस को लगा कि अब हमको एकजुट होने की ज़रूरत है, तो इस समय उन्होंने अतिवादियों को, गरम दल को भी अपने साथ मिला लिया था। और इसके साथ-साथ ही क्या हुआ कि 1916 में एक अधिवेशन हुआ, लखनऊ का अधिवेशन। इसमें एक संयुक्त प्रस्ताव पारित हुआ और 1916 में लखनऊ में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने एक समझौता किया, जिसके द्वारा दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाए, एक संगठित योजना बनाई। हिंदू मुस्लिम दोनों ने, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने। इस समझौते को लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया, 1916 का लखनऊ पैक्ट। अब क्रांतिकारी जो थे वो गतिशील हो गए, फिर से एक्टिव हो गए, जो क्रांतिकारी थे गरम दल वाले। यह जानकर कि स्थिति खराब हो रही है, तब मॉन्टेग्नू, भारत सचिव थे जो मॉन्टेग्नू, ने यह विश्वास दिलाया कि युद्ध की समाप्ति के बाद सुधारों की नई योजना लाई जाएगी। अगर हम ये युद्ध जीत गए तो आपको बहुत सारे, एक तरह से कहना चाहिए, सुधार मिलेंगे, रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। इस तरह से फिर से बेवकूफ़ बनाने का काम शुरू हो गया। युद्ध काल में जो भारत सरकार ने आपातकाल की शक्ति का प्राप्त कर ली थी, ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी जो कुछ लॉ बनाए थे, पर जब युद्ध समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये अधिकारों को उन्होंने अपने पास ही रखा, बहुत कम अधिकारों को समाप्त किया। और वो कहने लगे कि अभी भी क्रांतिकारी जो हैं सक्रिय हैं, तो इस तरह से वो उनको कुचलना चाह रहे थे इन रूल्स के ज़रिए, इन कानूनों के ज़रिए। यह कार्य उन्होंने रॉलेट एक्ट पास करके किया। रॉलेट एक्ट को काला कानून का भी नाम दिया गया है, न वकील न अपील, इसे काला कानून माना गया है। इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई और उसने देश भर में काफ़ी हलचल मचा दी। अब प्रजातंत्र का जो युद्ध समाप्त हो गया, तो भारत में तानाशाही के नियम लागू कर दिए गए। कितनी बड़ी विडंबना है। इधर उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में वो जीत गए थे, अब वो फिर से भारत में तानाशाही शासन लाने में जुट गए अंग्रेज। अब यह उस सहायता या विश्वास का फल था, एक तरह से विश्वासघात था कि पहले वादा किया गया, फिर विश्वासघात किया गया। परंतु महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब इस पिक्चर में बहुत ही बड़े नेता का उदय हुआ, महात्मा गांधी। उन्होंने शुरू किया सत्याग्रह आंदोलन, और जो देश भर में जोर पकड़ रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था सत्याग्रह का। और 1916 में महात्मा गांधी के आह्वान में देश ने गांधी जी के पुकार से सुनकर सहयोग किया, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थी। कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर लोग काफ़ी अहिंसक रहे। ये जो आंदोलन था बहुत ज़्यादा, जरा सा भी हिंसक नहीं था, बल्कि अहिंसक था। तो अमृतसर में हजारों लोग जालियांवाला बाग में, अब क्या था कि जालियांवाला बाग था अमृतसर में, तो यहाँ पे कुछ लोग, कहना चाहिए हजारों लोग इकट्ठे थे जो शांतिपूर्ण तरीके से इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो उसी समय जनरल डायर जो थे, उन्होंने इन हजारों लोगों के पर गोली चलाने की आदेश दे दिया, तो लोग इधर उधर भागने लगे। और देखिए आपकी जो बाग का जो रास्ता था बहुत सकरा था, आने जाने के लिए बहुत परेशानी थी, और ये जो दीवार थी बहुत ऊंची थी, इसको भी लोग फांद नहीं कर पाए। तो गोलियों से बचने के लिए वो इसमें चढ़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन नहीं चढ़ पाए। तो बहुत सारे लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी, बहुत सारे लोग तो गोली का शिकार हो गए, और बाद में से शहीदी कुआं का नाम दिया गया। तो बाद में जब देखा गया तो इसमें हजारों लाशें बरामद हुई। तो ये जो जालियांवाला का जो नरसंहार था बहुत ही भयानक था, बहुत ही ज़्यादा दुखद था। इसमें सारे देश को स्तब्ध कर दिया, सारे देश के लोग परेशान हो गए कि गांधी जी ने को भी यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ों का राज्य जो था वो शैतान का राज्य था। एकदम शैतानी तरीके से जो अंग्रेज है शासन कर रहे थे। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति प्रस्तावों के अनुसार तुर्की के राज्य का विभाजन कर दिया गया था, तुर्क में जो राज्य था, और उन्होंने तुर्क के जो शासक थे उनको भी गद्दी से निकाल दिया था। इससे जो भारत के जो मुसलमान थे, वो जो तुर्क के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, उससे नाराज़ हो गए थे। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था भारत में इस अंग्रेज़ों के विरोध में। पर मॉन्टेग्नू के द्वारा दिए गए वचनों के आधार पर सुधार आए, जिसमें मॉन्टेग्नू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो क्या हुआ कि
इधर गांधी जी ने महसूस किया कि मुसलमान भी नाराज़ हैं अंग्रेज़ों से और हम भी नाराज़ हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को भी अपने साथ ले लिया और उन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया और अंग्रेज़ों ने इधर हिंदुओं के आंदोलन को सपोर्ट किया। पर जब मॉन्टेग्न्यू के द्वारा दिए गए जो वचनों के आधार पर सुधार आए, जिसमें मॉन्टेग्न्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, वे भारतीयों को अपूर्ण लगे, असंतोषजनक लगे और निराशापूर्ण लगे। अब जो सुधार करे गए थे वो कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किए गए थे। जो उन्होंने वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपकी जो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इन परिस्थितियों से गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो ये जो आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से मिलकर खिलाफत का मुद्दा उठाया, खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया और इन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, असहयोग आंदोलन को। मुसलमानों ने लोगों से अदालतों का बायकॉट करने को कहा गया, विधानसभाओं की सदस्यता को छोड़ने कहा गया कि आप विधानसभा की सदस्यता को छोड़ें, आप त्याग करें और सरकारी स्कूलों को छोड़ देने को कहा गया कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल लें तथा सरकारी पदवियों को भी छोड़ने के लिए कहा गया। ये सारे त्याग करने के लिए कहे गए, क्योंकि असहयोग करना था ना, अंग्रेज़ों का असहयोग करना था, सहयोग नहीं करना था। अंग्रेजी कपड़े के बहिष्कार के बारे में बात की गई, शराब के दुकानों का बहिष्कार करने की बात की गई तथा एक स्वराज फंड भी स्थापित किया गया जिसमें लोग अपना डोनेशन दे सकते थे। लोगों ने अपने चंदा देने के लिए कहा गया ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। चरखे के द्वारा स्वदेशी का प्रचार किया गया, विदेशी वस्त्रों को छोड़ने के लिए कहा गया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। गांधी जी रोज़ खुद 1 घंटा चरखा चलाते थे। राष्ट्रीय विद्यालय खोलने पर भी जोर दिया गया कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो भारतीय होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन को असाधारण सफलता मिली, बहुत सहयोग मिला, पूरे देश भर से सहयोग मिला। समाज के विभिन्न लोगों ने, सैकड़ों तथा हजारों लोग जेल गए, महिलाएं भी गई। ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए अपनी युगों की जो अलग रहने की जो परंपरा थी उसको तोड़ा, अपनी चारदीवारी से बाहर आए, घर की चारदीवारी से बाहर आए और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार आश्चर्यचकित हो गई और सरकार सरप्राइज्ड हो गई। जेलों में तादाद से अधिक लोग भर गए। अब अंग्रेज जेलों में डालने लगे लोगों को, तो ये इतने मतलब जेल भर गए थे कि पूरे जेल ही भर गए थे। अब उनको मुश्किल हो गया था, अब उनको कहाँ पे कैद करें। अब ये जानना कठिन हो गया कि इस बढ़ते हुए सैलाब को कैसे रोका जाए। अंग्रेज 1921 तक यह जो उफान था कम भी नहीं हुआ, फिर भी कुछ विप्लव के धमाके होते रहे। अब फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, इसलिए वापस ले लिया क्योंकि गोरखपुर जिले में चौरा चौरी पुलिस स्टेशन को लोगों ने आग लगा दिया था। कुछ आंदोलनकारियों ने, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस थाना था चौरा चौरी करके, वहाँ पर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही दुखी हो गए थे और आंदोलन वापसी के यकायक हुआ। तो इससे कांग्रेसी नेता भी बहुत नाराज़ हो गए थे, आश्चर्य में पड़ गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि गांधी जी की आलोचना भी की और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने लोगों को नीचा दिखाया, लेकिन गांधी जी इस बात से निश्चित थे क्योंकि उन्हें लगा कि लोग अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं, अभी भारत के लोग आज़ादी के लिए तैयार नहीं हैं। अब उन्हें यह घटना का बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि आंदोलन उनकी तरफ से भारी भूल थी, हिमालयन ब्लंडर फ्रॉम हिज साइड, उन्होंने कहा। आंदोलन वापसी के बाद, असहयोग आंदोलन की जो वापसी उन्होंने की, इसके बाद हालांकि स्थिति जो कुछ समय तक ठीक रही, फिर भी गांधी जी को जेल हो गई और कांग्रेस में मॉन्टेग्न्यू चेम्सफोर्ड की नीति के आधार पर चुनाव लड़ने के विषय में फिर मतभेद था। फिर अब उनको चुनाव लड़ना था कांग्रेस को मॉन्टेग्न्यू चेम्सफोर्ड के हिसाब से जो सुधार थे। उसके बाद एक भाग ने, जो स्वराज पार्टी वाले कहलाए, इस आधार पर चुनाव लड़ा कि वो विधानसभाओं के भीतर अपनी अहिंसक लड़ाई को ले जा सकते थे और हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज़्यादा आघात हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता थी वो बिखरने लगी क्योंकि अनेक स्थानों पर इस दौरान क्या होने लगे, सांप्रदायिक दंगे भी होने लगे, हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। अब 1927 के अंत में एक बार फिर से राजनीतिक सुगबुगाहट हुई।
जबकि अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन की घोषणा की, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। फिर भारत में एक साइमन कमीशन आया, एक कमीशन आया 1927 में, और उस समय ये जो कमीशन आया था भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए आया था, एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। उस टीम में एक भी भारतीय नहीं था। भारत में ही सुधार करना था और भारत में के एक भी लोग नहीं थे। तो भारतीय बहुत नाराज हो गए, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, गो साइमन गो का नारा लगाया गया। भारत को अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस आयोग का बायकॉट किया। यह भी प्रयास किया गया कि हिंदू मुस्लिम विभेद समाप्त हो जाएं, लेकिन ऐसा सिद्धांत निकला कि जो कि सबको मान्य हो, ऐसा कुछ किया जाए कि हिंदू मुस्लिम दोनों को मान्य हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ये साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, उसी दौरान ही लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठी से हमला किया और उनकी कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई थी, और जिससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे भगत सिंह। पर यह सब प्रयत्न बेकार हो गए और हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रयास थे वो बेकार हो गए। और इस प्रयास को गहरा धक्का लगा जब 1928 में कलकत्ता के एक सार्वजनिक पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का जो मतभेद था सामने आ गया। इसी बीच उग्रवादी शक्तियाँ कांग्रेस में जोर पकड़ने लगी। अब वे भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए जोर दे रही थी। जो गरम दल वाले थे वो जोर दे रहे थे कि बस शासन प्रशासन में सुधार से काम नहीं चलेगा, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब वे सफल भी हो गए, जबकि 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ तो रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया। और इस दिन को पूर्ण स्वराज के तारतम्य में इस 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, भारत की आज़ादी तक। और फिर बाद में फिर 1947 को आज़ाद हुआ जब भारत, तो 15 अगस्त को मनाने लगे और 26 जनवरी को गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये जो डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए रंगमंच तैयार हो गया था। ये जो मंच था तैयार हो गया था, यह गांधी के दांडी मार्च से शुरू हुआ। गांधी जी ने द्वारा अंग्रेज़ों के नमक बनाने के एकाधिकार को तोड़ने के लिए उन्होंने एक औपचारिक रूप से नमक बनाया, और उनका ये सिग्नल था जिसमें उनको नमक बनाना था। और अंग्रेज़ों ने जो टैक्स लगाया था नमक पे, उसका उन्होंने विरोध किया। अंग्रेज़ों ने कहा था कि भारतीय ना जो हैं जो सॉल्ट बना सकते हैं ना बेच सकते हैं। इस तरह से इस कानून को तोड़ दिया और अंग्रेज़ों को इसमें झुकना भी पड़ा, और उन्होंने अपना जो नमक का कानून है वापस ले लिया। तो ये जो दांडी यात्रा थी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। ये देश के लाखों लोगों को एक संकेत था कि वे नमक बनाएं, करों का भुगतान रोक दें, अंग्रेजी सरकार को कर ना दें, विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करें तथा सामूहिक हड़ताल करें। शासन पशोपेश में पड़ गया। ब्रिटिश जो शासन था सरप्राइज्ड हो गया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। इस एक तरफ तो उन्हें क्रांतिकारी नौजवानों से जूझना था, अतिवादी रिफॉर्मिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों से जूझना था, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नौजवानों से, इन क्रांतिकारियों से। तो दूसरी तरफ जो अधिक दृढ़ निश्चयी जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उनके सत्याग्रही थे, उनसे जूझना था। तो दोनों तरफ ही उनके लिए परेशानी थी। सरकार ने दमन चक्र अपनाया, ब्रिटिश सरकार ने, और उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत प्रयोग किया। मजबूरन वायसराय को, लॉर्ड इरविन को गांधी से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब उन्हें लगा कि अब इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है शासन प्रशासन को, तो फिर से उन्होंने गांधी जी से बात करने की कोशिश की, निगोशिएशन करने की कोशिश की, और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में, के अनुसार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था स्थगित कर दिया गया। और महात्मा गांधी इंग्लैंड गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो उन्होंने इस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसमें उन्हें भारत के भावी संविधान के विषय में चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब वो भारत आए, तो जब वो वहाँ थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपमान किया गया। उन्हें हाफ नेकेड मॉन्क कहा गया, अर्धनग्न फ़कीर कहा गया, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ। लेकिन जब वो भारत आए तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं और अपना आंदोलन जारी रखे।
अब यह निश्चित हो चुका था कि अंग्रेज अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए भारतीय समाज में जाति अंतर पैदा करना चाहते थे। अब सब भारतीय ये जान चुके थे कि अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य है अपना हित साधना, अपनी भलाई करना और देश को, इस भारत देश को गुलाम बनाना हमेशा हमेशा के लिए। ये सब लोगों को समझ में आने लग गया था। आखिरकार भारतीय शासन द्वारा 1935 में पारित हुआ भारतीय जो शासन कानून। तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उन्होंने 1937 में 6 राज्यों में अपनी सरकार बनाई कांग्रेस ने। 1939 में उन्होंने इस सरकार से त्याग पत्र दे दिया, जबकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और इस दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से 1945 तक चला। तब अंग्रेजों ने भारत को अपनी ओर पार्टी बना लिया बिना पूछे। यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के कांग्रेस के जो नेता थे, उनको पूछा नहीं गया कि भारत को शामिल होना है कि नहीं होना है युद्ध में, और भारत को शामिल कर लिया गया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के जो लोगों ने इस्तीफा दे दिया इस सरकार से। सुभाष चंद्र बोस ने इस पर जोर दिया और अंग्रेजों की इस मुसीबत पर भारत को स्वतंत्रता के लिए जोर डालने के लिए कहा, पर गांधी तथा नेहरू जैसे नेताओं ने साथ ना ले सके। हुआ यूँ कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है, जो क्रांतिकारी नेता थे, तो उनको लगा कि ऐसा सिचुएशन है जब अंग्रेज जो है प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ब्रिटेन के लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उनका युद्ध चल रहा है इटली, जापान और जर्मनी से। तो उनका कहना था कि हम इनसे बात करें, इन तीनों देशों से बात करें और हम इनसे मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ें। ऐसा करने के लिए उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की गांधी जी को और नेहरू जी को, लेकिन ये नहीं माने। तो वो खुद ही चले गए और उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और वहाँ उन्होंने इसके महिला बटालियन भी बनाई और पुरुष बटालियन भी बनाई। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, महिला बटालियन है। और उन्होंने बहुत प्रयास किए आज़ादी के लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनकी जो एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई और वो जो रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है, उनकी जो मौत का जो रहस्य है। तो अब युद्ध के समय ही यह चुपचाप यकायक देश छोड़कर चले गए और उन्होंने भारत को आज़ादी के लिए एक आज़ाद हिंद फौज की संगठन किया। अब इसका बहुत बड़ा योगदान है भारत की आज़ादी में इस संगठन का। कांग्रेस एक प्रतिभाशाली वर्ग अंग्रेज़ों को सहायता देने के लिए तैयार था। जो कांग्रेस था वो बहुत हद तक अब अंग्रेज़ों को हेल्प करने के लिए राजी था द्वितीय विश्व युद्ध में। अब यदि वो उन्हें शक्ति आज़ादी प्रदान कर दे, वो कहने लगे कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट कर देंगे अंग्रेज़ों को, लेकिन आपको इसके बाद सत्ता का स्थानांतरण करना पड़ेगा, सत्ता हमें सौंपनी पड़ेगी। पर इस संबंध में चर्चा टूट गई, जिसके कारण गांधी जी ने 1942 में करो या मरो की घोषणा की, डू और डाई का नारा दिया और इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का उदय हुआ। उस समय हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, और सरकार तुरंत ही बदला लेने पर तुल गई। फिर से दमन चक्र शुरू हो गया अंग्रेज सरकार का। कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और इसका ये परिणाम कुछ नहीं निकला, मतलब अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए इस समय। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो आग थी वो फैल गई और लोगों ने इस हेतु अंत तक लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। अब डू और डाई का जो सिचुएशन था अंग्रेज़ों से लड़ने का, इसमें पूरी तरह से सफलता मिलने के लिए भारतीय लोग प्रतिबद्ध हो गए। स्वतंत्रता अब केवल समय की बात थी। अंग्रेज़ों ने भी भारत में ठहरने की निरर्थकता को समझ लिया। उन लोग समझ गए कि अब ज़्यादा समय तक यहाँ पे टिका नहीं जा सकता, बहुत देर टिक गए, अब उनको जाना होगा। अब वो भारतीयों पर अपना पकड़ मजबूत नहीं रख सकते। भारत की सेना में असंतोष फैल गया था, जबकि लोगों में भी असहयोग बढ़ता जा रहा था। आज़ाद हिंद फौज की जो अतिरिक्त बम्बई में जो नेवी थी, भारतीय नौसेना में भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष फैल गया था और वो भी विद्रोह पर उतारू थी। अतः 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। पर स्वतंत्रता बंटवारे के साथ आई, भारत का डिवीज़न हो गया। ऊपर यह बताया गया है कि भारत में हिंदू तथा मुसलमान जो हैं, दोनों के बीच एक समझौते का प्रयास किया गया, बहुत प्रयत्न किया गया, लेकिन इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो 1928 में कलकत्ता में जो सारा जो प्रयास है विफल हो गया। और हालांकि बाद में कांग्रेस ने अपने पदाधिकारियों में से जो 1-2 मुसलमानों की जगह दी और मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग रही, लेकिन
हालांकि कांग्रेस में मुस्लिम भी थे, लेकिन मुस्लिम लीग अपना अलग दल स्थापित करे हुए थी और उनका कहना था कि वही जो असली प्रतिनिधित्व करे मुसलमानों का, और उन्हें मुसलमानों को एक संप्रदाय के तौर पे तैयार किया और उन्होंने अपने लाहौर अधिवेशन किया 1940 में, जो कि जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ लाहौर अधिवेशन, और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया उसमें। और अगली वर्ष जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता ली उन्होंने इसके लिए, और अपने इस उद्देश्य में वो सफल हो गए 1947 में, और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में सफलता पा ली। इस तरह से आज़ादी के बाद भारत का विभाजन हो गया। तो ये है चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम। हाउ वेयर द ब्रिटिश एबल टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया? तो ब्रिटिशर्स ने अपना जो एम्पायर है कैसे इस्टेब्लिश किया? द ब्रिटिशर्स वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर थ्रू डिप्लोमेसी एंड बैटल्स। डिप्लोमेसी के जरिए, कूटनीति के जरिए और युद्धों के जरिए अपना इस्टेब्लिश किया उन्होंने एम्पायर। हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कितने डेलीगेट्स ने इंडियन ये जो कांग्रेस का अधिवेशन को अटेंड किया पहले? तो ओनली 85 डेलीगेट्स ने अटेंड किया द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हेन डिड लोकमान्य तिलक इमर्ज एज ए पॉलिटिकल लीडर? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कब पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभरे? व्हेन द एक्टिविटीज ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट वेर स्लो? जब एक्टिविटी जो पॉलिटिकल फ्रंट में बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी, धीमी गति से प्रयास हो रहे थे, तो लोकमान्य तिलक इमर्ज एज ए नेशनल लीडर, तो उनका उद्भव हुआ। What was the slogan तिलक gave to the Indian masses? तो तिलक जी ने क्या स्लोगन दिया, क्या नारा दिया? तिलक gave to the people of India following slogan, स्वराज इज माई बर्थ राइट। उन्होंने कहा कि जो स्वराज है उनका बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, एंड आई शैल हैव इट। तो उन्होंने ऐसा कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट। Who was responsible for partition of Bengal? बंगाल के पार्टीशन के लिए, डिवीजन के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। When was the All India Muslim League founded and when, where? The All India Muslim League was founded in ढाका। ढाका में फाउंड हुआ in 1906 में। During the partition of Bengal, बंगाल के पार्टीशन के दौरान 1906 में इसकी स्थापना हुई ढाका में। वाई वेयर द रॉलेट एक्ट नोन एज ब्लैक एक्ट? रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट या काला कानून क्यों कहा गया? द रॉलेट एक्ट वेयर नोन एज ब्लैक एक्ट बिकॉज दीज वेयर स्पेशल रूल टू बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग वार टाइम। अब इस रूल को बनाया गया था युद्ध के समय उपयोग करने के लिए, बट they retained them and made use of them to torture revolutionaries। लेकिन उन्होंने इस रूल को ख़त्म नहीं किया और इनका यूज़ किया, मिसयूज़ किया जो भारत के रिवोल्यूशनरी थे, आंदोलनकारियों को टॉर्चर करने में, उनको तंग करने में, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। ना वकील ना अपील। नाउ 8, क्वेश्चन 8, हु ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट? किसने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह की शुरुआत की? आंसर, गांधी जी कॉल्ड अपॉन द पीपल टू अपोज द रॉलेट एक्ट एंड स्टेज्ड ए सत्याग्रह अगेंस्ट इट। तो गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ दिया रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। 9, विच 2 मेजर फेस्टिवल्स वर पॉपुलराइज्ड बाय लोकमान्य तिलक? कौन से फेस्टिवल थे मेजर जो लोकमान्य तिलक ने पॉपुलर किए? गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती वर द 2 फेस्टिवल्स पॉपुलराइज्ड बाय लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक ने 2 फेस्टिवल पॉपुलर किए, वो थे गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती। हु वेर कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट? एक्सट्रीमिस्ट या अतिवादी किसे कहा जाता था? People who were not satisfied with the moderate leadership of the Indian National Congress were called extremists। तो जो कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडरशिप थे, जो मध्यम मार्ग के जो नेता थे, उनसे जो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनसे जो संतुष्ट नहीं थे, उनको कहा जाता था अतिवादी नेता, गरम दल के नेता। 11, वाई वॉज द डिसमेंबरमेंट ऑफ तुर्किश एम्पायर रिजेंटेड इन इंडिया? जब तुर्किश एम्पायर, तुर्किश के जो सुल्तान को मेंबरशिप से हटा दिया गया, उनको जो हटा दिया गया, उससे भारतीय मुसलमान क्यों नाराज हुए? रिजेंट यानी
नाराज होना। The dismemberment of Turkish Empire was resented in India because majority of Indian Muslim considered Turkish Sultan as their खलीफा। अब उनके जो डिसमेंबरमेंट से तुर्किश जो एम्पायर थे के डिसमेंबरमेंट से भारतीय मुसलमान नाराज हुए, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे मुसलमान तुर्किश सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, अपना मुखिया मानते थे। When were the people asked to renounce title offered by the British? कब यह लोगों से अपील की गई कि आपको जो टाइटल दिया गया है, सर वगैरह इस तरह से टाइटल मिलता था ना, उसको छोड़ दिया जाए, रिनाउंस कर दिया जाए। तो आंसर इज पीपल वर आस्क्ड टू रिनाउंस द टाइटल्स ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1920। तो 1920 में ये पूछा गया, ये आह्वान किया गया कि अपने जो टाइटल्स को रिनाउंस कर दो, छोड़ दो। What was the signal of डांडी मार्च? डांडी मार्च का सिग्नल क्या था? The manufacturing of salt by महात्मा गांधी was the signal of डांडी मार्च, कि महात्मा गांधी के द्वारा जो सिग्नल दिया गया था कि आप नमक बनाएं, ये सिग्नल था। तो डांडी मार्च का ये सिग्नल था, ये संकेत था। When was the क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया, कब छेड़ा गया? इन अगस्त 1942 द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। अगस्त में 1942 में ये छेड़ा गया क्विट इंडिया मूवमेंट। इसे अगस्त क्रांति का भी नाम दिया गया था, क्योंकि अगस्त में इसे किया गया था, लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर द कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन 6 प्रोविंस? किस साल में कांग्रेस ने 6 प्रोविंसेस में अपना राज स्थापित किया? In 1931 the Congress formed ministries in 6 provinces। तो 1931 में किया। What were the reasons advanced for launching this Quit India movement? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए क्या कारण थे? इसको लॉन्च करने के लिए, इसको चलाने के पीछे क्या रीज़न थे? आंसर, द ब्रिटिश मेड इंडिया अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बिना इंडियन लीडर्स को कंसल्ट करे, बिना उनके पूछे भारत को इस युद्ध में घसीट लिया, इसलिए ये शुरू हुआ। सम लीडर्स वांटेड दैट इंडिया शुड बी गिवन पावर। कुछ लीडर चाहते थे कि भारत को अब पावर मिल जाना चाहिए, भारत को सत्ता मिल जानी चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ को छोड़ देना चाहिए। नेगोशिएशंस फेल्ड, और ये जो बातचीत थी वो फेल हो गई। एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, और इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। व्हाट वाज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? भारत का जो इंडिपेंडेंस हुआ, स्वतंत्रता मिली, उसका तुरंत क्या हुआ उसमें? इमीडिएट रिजल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, भारत का डिवीजन हो गया। What happened in 1857? 1857 में क्या हुआ? In 1857, Northern and Central India people made a revolt against the British। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ा। 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ। ये ज़्यादातर कहाँ हुआ? नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, इनके लोगों ने। When was the Simon Commission appointed by British? साइमन कमीशन कब भेजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा? The Simon Commission was appointed by government by the end of 1927। तो 1927 के अंत तक गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन भेजा था, अपॉइंट किया था। Under what circumstances did गांधी जी launch his non-cooperation movement of 1920? तो किस परिस्थितियों के तहत, किस सर्कमस्टेंसेस के तहत गांधी जी ने लॉन्च किया था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920? ये बताइए। When he found the Montagu-Chelmsford reforms 1919 inadequate, unsatisfactory and disappointing, गांधी जी launched his non-cooperation movement 1920। तो अंग्रेजों ने जो सुधार लाए थे, जिसका नाम था मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो 1919 में आया, तो उन्होंने पाया कि ये बहुत ही अपर्याप्त हैं, बहुत ही निराशाजनक है, तब उन्होंने लॉन्च किया ये मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। Then what was the result of Gandhi's Irwin Pact? गांधी इरविन पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, उसका रिजल्ट क्या था, उसका परिणाम क्या था? As a result of Gandhi's Irwin Pact, civil disobedience was सस्पेंडेड।
तो गांधी ऋण पैक्ट हुआ, जिसके तहत क्या हुआ कि जो सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसे रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। What did the British say about their primary objectives? ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि उनका जो प्राइमरी उद्देश्य है भारत में रहने का क्या है? तो द ब्रिटिश केप्ट एश्योरिंग इंडियन दैट देयर वेलफेयर वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो कहते रहे कि उनका जो मुख्य उद्देश्य है भारत में रहने का है वो यहाँ के लोगों की भलाई है, इनकी भलाई करने के लिए वो यहाँ रुके हुए हैं। Why was the Simon Commission appointed by British? Simon Commission क्यों आया? The Simon Commission appointed to review the constitutional situation in India. तो भारत की जो संवैधानिक सिचुएशन था उसको चर्चा करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था भारत में, जिसका विरोध हुआ। Who started the Home Rule League? किसने होम रूल लीग की स्थापना की, स्वराज की? मिसेस एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग। तो एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच।